Hi student, this is Pooja Bhosle here. So in last lecture we have seen that कि कौन कौन से फैक्टर्स या फिर कौन कौन से टेक्निक्स होती है डिमांड फोरकास्टिंग की, राइट। कि हम ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि हम सप्लाई भी कैसे फोरकास्ट करेंगे और दोनों चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके हम प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस करती है, राइट। हम इन फैक्टर्स को इन लेक्चर में देखेंगे। लेट्स सी द फैक्टर्स विच रियली अफेक्ट आवर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सो ये फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। मानो कि आपका अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, या फिर ये बोलो कि आपके जो भी प्लानिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इन सारे फैक्टर्स से। सो लेट्स सी व्हाट आर दैट फैक्टर्स. These are the external factors which affect our human resource planning. The first factor is government policies. So देखो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट कर सकती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं मतलब हम क्या करेंगे कि जो भी प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग हाउ टू अपॉइंट द ह्यूमन रिसोर्सेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इसी से रिलेटेड होगी। या फिर हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यहाँ पर हैंडल करेंगे उससे रिलेटेड होगी। हम कितना कंपनसेशन देंगे वगैरह वगैरह सारी हमारी क्या होती है, पॉलिसीज़ होती है। देखो गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी पॉलिसीज़ होती है जो रिलेट करती है लेबर पॉलिसी से, या फिर यूँ बोलो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की पॉलिसीज़ होती है, या पॉलिसीज़ टुवार्ड्स रिजर्विंग सर्टेन जॉब्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है ना, या फिर यूँ बोलो सन्स ऑफ दी सॉइल होती है। देखिए जो भी लेबर पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की अपनी भी बहुत सारी लेबर पॉलिसीज़ होती है। हमें जब भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पॉलिसीज़ बनानी होती है या फिर हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी होती है तब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को हमें अंडर कंसिडरेशन रखना होता है। उसी के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाली पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट बनाती है ना। कहीं कहीं प्लेसेस पर आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ होते हैं ना, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन भी होता है, राइट। हमें उस रिजर्वेशन को भी अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है। तो ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करती है, राइट। Then next is level of economic development. See, level of economic development determines the level of human resource development in the country. जब आप कंट्री में होते हो आपको पता है कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितनी हो उतने ही ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कि यूएसए और इंडिया की कंपैरिजन अगर आप करोगे तो यूएसए की इनकम यानी नेशनल इनकम बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे कंपैरिजन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ह्यूमन रिसोर्सेज। माना कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सिटीजन्स हैं, वो जाकर वहाँ पर जॉब करते हैं, है ना, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास जितना भी कैपिटल होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उतना अवेलेबल नहीं हो पाता। इसीलिए जिस भी कंट्री की लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होती है वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज भी उतने ही डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि हम इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है वो हमारे कंट्री में अच्छा रहेगा अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो तो, और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे, राइट। देन सी नेक्स्ट वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं? वॉल्यूम एंड मिक्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट।
मतलब कि हमारे यहाँ जो भी एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कॉम्पिटिटर हो, मार्केट हो, कंज्यूमर हो, तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, राइट। या फिर यूँ कहूँ कि हमारे प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इन सारे फैक्टर्स का हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे इफ़ेक्ट होता है या फिर अफेक्ट करती है। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है तो हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तो हमें उतने ही स्किल्ड पीपल भी वहाँ पर लगेंगे। तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी, सॉरी। सो जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करती है। देखो, जो भी चेंजेस हो टेक्नोलॉजी में, मतलब कि जब मार्केट की तरफ आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी हमेशा अपडेट होती रहती है, राइट। अगर आप उस अपडेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से बंद हो सकता है। या फिर यूँ बोलो कि आपका बिजनेस वर्क नहीं कर पाएगा, रन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में अपडेशन हो रही है और आप उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज यू डोंट हैव स्किल्ड एम्प्लॉयज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो चेंजेस होती है, these type of changes brought unprecedented reduction in traditional human resources। जो भी traditional human resources होते हैं उन्हें हमें रिडक्शन करना पड़ता है, उन्हें कम करना पड़ता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। एंड इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, तो हमें उन लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता है या अपॉइंट करना पड़ता है जो सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है, राइट। और कुछ समय बाद ये सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट भी हमारे क्या हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। या फिर ये बोलो कि न्यू टेक्नोलॉजीज आने के बाद हमें और ज़्यादा स्किल लोग चाहिए होते हैं, तब हम और ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करेंगे। मतलब कि ये जो रिडक्शन होती रहती है इन ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। इसीलिए हमें या फिर हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। So next see international factors. So international factors like demand for the supply of human resources in various countries, ये भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत अफेक्ट करती है। अभी एक एग्जांपल था अमेरिकास ने जो वीज़ास कैंसिल किए थे फॉर वहाँ पर जो भी जॉब करते हैं लोगों, उन लोगों के लिए, राइट। तब उन सारे लोगों पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, अफेक्ट हुआ था, राइट। तो सोचिए अगर ऐसी चीज़ें मार्केट में होती रहेंगी, इंटरनेशनल लेवल पर होती रहेंगी, तब वो जो स्किल लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो हमारे कंट्री में वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो हमारे कंट्रीज़ के सिटीजन्स हैं, राइट। तो जब वो रिटर्न आएंगे तब हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होंगी उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में। सोचो अगर आपके बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा स्किल लोग मिलेंगे तो आप जो जिनके पास स्किल नहीं है उनके लिए अलग से क्या करोगे, पॉलिसीज़ मेंटेन करना स्टार्ट कर दोगे, राइट। किसी को भी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट वर्कर्स चाहिए, सो उसके अकॉर्डिंगली ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज़ मेंटेन करता है, राइट। सो इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स। So let's see internal factors. What are the internal factors which affect our human resource planning? See, first one is company strategy. देखो कंपनी स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कंपनी किसी भी कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी एक स्टाइल होती है जिसे यूज़ करके वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। अगर आप किसी बिजनेस के
ओनर हो तब आप अपने बिजनेस का एक्सपांशन कब करना है, डाइवर्सिफिकेशन कब करना है, अलायंसेस किस तरह से करने हैं, किसके साथ करने हैं, वो खुद डिटरमाइन करते हो, राइट। मतलब कि ये अपने कंट्रोल में का मैटर है, राइट। कंपनी स्ट्रैटेजी एक इंटरनल फैक्टर क्यों है, क्योंकि एक्सपांशन करना या फिर ना करना ये हमारे अंडर है, राइट। अगर आप ओनर हो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप खुद सोचोगे कि हमें क्या करना है, एक्सपांशन करना है या नहीं करना है, राइट। सो कंपनी की स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, जो कि इंटरनल फैक्टर है, राइट। मतलब मुझे मेरे बिजनेस का एक्सपांशन करना है, कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है, किसी के साथ अलायंसेस करने हैं, वो मैं खुद डिसाइड करूँगी और उसके बेसिस पे ही मेरी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिसाइड की जाएगी या फिर क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी डिसाइड की जाएंगी, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ ये भी अंडर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में बात कर रही है। मतलब कि ये इंटरनल फैक्टर है, हम अब एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में नहीं बात कर रहे। सो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज विच इज गोइंग ऑन इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कॉम्पनसेशन लेवल हो, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हो, तो ये सारी इन्फ्लुएंस करती है ह्यूमन रिसोर्स प्लान को। देखो किस तरह से हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज की जो भी क्वालिटी होगी, जो भी आपकी पॉलिसी रिगार्डिंग टू क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही आप क्या करोगे, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्लान प्रिपेयर करोगे, राइट। उसी तरह से कंपनसेशन लेवल भी जो होती है आपकी वो भी बहुत ज़्यादा हमारे प्लानिंग पर अफेक्ट करती है। मतलब कि अगर आप कम कंपनसेशन देना चाहोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप कंपनसेशन देने में ज़्यादा ओके हो तो आप क्या करोगे, उसे अकॉर्डिंगली अपना प्लान प्रिपेयर करोगे, राइट। सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मीन्स व्हाट, कि आपकी जो वर्क लाइफ है उसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे प्लान को। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की वेलफेयर की ज़्यादा चिंता है, आप उनकी सेफ्टी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वहाँ पर प्रिपेयर करोगे, राइट। सो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो होती है वो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये सारी पॉलिसीज़ जो होती है इंटरनल में हो रही है, ओके, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, इसलिए ये सारे फैक्टर्स हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मीन्स व्हाट, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक में जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सारे पॉइंट्स में इन डिटेल में टीच करूँगी, लेकिन अब आप समझिए कि जॉब एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो जॉब है वो किस तरह का जॉब है, किसके लिए जॉब है, यहाँ पर कैसे काम करने चाहिए, इन सारे चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। मतलब कि जॉब की एनालिसिस करते हैं, राइट। सो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं कि जॉब के बारे में हम सोचते हैं सिर्फ कि ये जो जॉब है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी ड्यूटीज़ क्या है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, राइट। इसका एक्चुअल में काम क्या है, ये जॉब किससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ जॉब कॉन्सेप्ट को, जिसे हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स व्हाट, एक बार आपको पता चल जाए कि इस जॉब की ड्यूटीज़ क्या है, एक्चुअल में इस जॉब में होता क्या है, तो आप जॉब स्पेसिफिकेशन करते हो। मतलब कि ये जॉब करने के लिए जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उनकी स्किल क्या होनी चाहिए, उनका इंटेलिजेंस कितना होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। हम जॉब को अब स्पेसिफाई कर रहे हैं, ओके। तो जॉब डिस्क्रिप्शन फोकस करता है जॉब पर और जॉब स्पेसिफिकेशन फोकस करता है जॉब होल्डर पर, ओके। तो जॉब एनालिसिस आप करोगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे अफेक्ट करता है। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब क्या होता है कि प्रॉपर जगह पर प्रॉपर एम्प्लॉय को अपॉइंट करना, राइट। उसे हम बोलते हैं कि प्लानिंग करना, राइट। सो जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन
और जॉब एनालिसिस आप जिस तरह का करोगे उसी तरह से आप जॉब की प्लानिंग करोगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग भी करोगे, राइट। सो ये भी अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर। लेट्स सी नेक्स्ट वन, दैट इज टाइम हॉरिजॉन्स। सी जॉब टाइम हॉरिजॉन्स क्या होता है, तो कंपनीज विथ अ स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैन प्लान फॉर द लॉन्ग रन। सी कंपनीज विथ अ स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, मतलब कि जो भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वो अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पर। लेकिन किस तरह से अफेक्ट करता है, देखो जो भी स्टेबल कॉम्पिटिशन होता है या फिर स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम किसे बोलते हैं, जहाँ पर जो भी कंपटीशन होती है वो स्टेबल होते हैं, मतलब कि चेंज नहीं होती रहती है ना, मतलब लॉन्ग रन के लिए एक ही तरह की कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहती है। उस तरह के एनवायरनमेंट में हम जो भी प्लान प्रिपेयर करेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो लॉन्ग रन के लिए रहेगा। अगर आपकी एनवायरनमेंट, आपकी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अनस्टेबल है तो आपको अपना प्लान भी अनस्टेबल ही रखना पड़ेगा, मतलब कि फ्लेक्सिबल रहेगा, हमेशा उसमें एडॉप्शन होते रहेंगे, राइट। सो लेट्स सी द लॉन्ग रन मीन्स व्हाट। देखो कुछ तरह के जो बिजनेस होते हैं उनको अफेक्ट नहीं करते अगर न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए तो। फॉर एग्जांपल अब देखो रिलायंस मार्केट होगा, तो रिलायंस में क्या है कि उस तरह की अगर न्यू कंपनी इस्टेब्लिश हो भी जाए तो उनको सडनली अफेक्ट नहीं कर पाएगी। पहले उस न्यू मार्केट को या फिर न्यू कॉम्पिटिटर को उनके लेवल पर आना पड़ेगा और फिर वो जाकर रिलायंस को अफेक्ट कर पाएंगे। सो इस तरह के जो बड़े बिजनेस होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। सो ये उनके लिए स्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, इसीलिए वो जो भी प्लान करते हैं वो लॉन्ग रन के लिए करते हैं, ना कि शॉर्ट रन के लिए, राइट। सो जो शॉर्ट रन के प्लान होते हैं वो क्या होते हैं, उन पर अफेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का, जिसे हम अनस्टेबल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होते हैं वो बहुत ही अफेक्ट करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंगली अपना लॉन्ग रन का या फिर शॉर्ट रन का प्लान प्रिपेयर करते हैं। So see next one is a type and quality of information. See in business organization, if you are talking about your internal factors, then type and quality of information very much affect your प्लानिंग, राइट। सो देखो कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। एक तो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन होगी, दूसरी जनरल ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन होगी एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी होगी। सो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट मिक्स होती है, कस्टमर मिक्स होती है या फिर कॉम्पिटिटिव एम्फासिस होती है, जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ मार्केट होती है, उन सारी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब आप ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हो, देखो सोचो कि आप ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हो, तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द मार्केट, देन आप उस जियोग्राफिकल लिमिट के हिसाब से ही प्लानिंग करोगे, है ना। उसके बाहर जाकर आप प्लानिंग नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे हैं तो आप अपनी प्लानिंग उसी के हिसाब से करोगे। जब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसी है, आपकी स्ट्रैटेजी की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान प्रिपेयर करोगे। या फिर यूँ बोलो कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर प्लानिंग हॉरिजॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग को, जो कि स्ट्रैटेजी की इंफॉर्मेशन से बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसी तरह से जनरल ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन भी होती है। मानो कि अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, इनफॉर्मल फ्लो हो, ऑपरेशन एंड कैपिटल बजट हो, प्रोडक्शन कैजुअल्स हो, रिक्रूटमेंट सोर्सेज हो, कंपनसेशन लेवल, रिटायरमेंट प्लान्स हो, टर्नओवर डाटा हो, ये सारे जो पॉइंट्स है ये जनरल ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली ही अपना प्लान प्रिपेयर करेगा, राइट। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर
साइक्लिकल है तो आपको उसी के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको पता है कि आपका प्रोडक्शन कैजुअल कैसा वर्क करता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान प्रिपेयर करोगे, राइट। रिटायरमेंट प्लान्स आपके कैसे वर्क करते हैं, आप कंपनसेशन लेवल किस तरह के प्लान डिसाइड करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इस सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अपने इनफॉर्मल या फिर अपने प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है, राइट। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसके या फिर इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। उसी हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। अभी हमने देखा कि जॉब एनालिसिस है, स्किल इन्वेंटरीज है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। ये जो प्रोग्राम्स है या फिर एनालिसिस होता है ये भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत अफेक्ट करता है, राइट। अगर आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो कि रिलेट करती है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसीलिए टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो ये एक इंटरनल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। गॉट इट। देन नेक्स्ट वन इज़ कंपनीज प्रोडक्शन। सी, कंपनीज प्रोडक्शन हो या फिर ऑपरेशन पॉलिसीज़ हो, तो ये सारी भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, देखो, कंपनीज पॉलिसी रिगार्डिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस and how much to buy from outside to prepare a final product influence the number and kind of people required, है ना। कि मतलब आपको या फिर आपको कितना प्रोडक्शन करना है या फिर इतना माल आपको बाहर के सप्लायर से यहाँ पर लाना है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है व्हेन आप ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हो। देखो, आप कितना मटेरियल बाय करोगे या फिर कितना मटेरियल प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, नंबर ऑफ पीपल वहाँ पर लोगे, राइट। ये तो सिंपल बात है ना कि आपके पास जितना प्रोडक्शन करना है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स होगा, है ना। सो उतना ही नंबर होगा और उसी कैटेगरी में या फिर उसी क्वालिटी के ह्यूमन रिसोर्स को आप वहाँ पर क्या करोगे, अपॉइंट करोगे। तो ये भी अफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। कौन सी चीज़, कंपनीज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन पॉलिसी ऑल्सो अफेक्ट अवर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। गॉट इट। देन लास्ट वन इज़ ट्रेड यूनियंस। सी, ट्रेड यूनियंस कब इस्टेब्लिश की गई थी हमारे देश में, 1926 में। मैंने पढ़ाया है हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि ट्रेड यूनियन के जो भी फैक्टर्स होते हैं या फिर ट्रेड यूनियन हम क्यों इस्टेब्लिश करते हैं, कौन इस्टेब्लिश करता है और क्यों इस्टेब्लिश किया जाता है। देखो, 1926 में फर्स्ट टाइम ट्रेड यूनियन के रिलेटेड बातें की गई थी, या फिर यूँ बोलो कि ट्रेड यूनियन एक्ट पास किया गया था इन 1926, जहाँ पर ट्रेड यूनियंस का काम क्या होता है, तो ट्रेड यूनियंस जो होती है वो जो भी कन्फ्लिक्ट हो, जो भी प्रॉब्लम हो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो सॉल्व करती है, राइट। ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। उसी के साथ उन्हें क्वालिटी ऑफ वर्क प्रोवाइड करती है, उन्हें अच्छी तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करती है ताकि वो वर्क करे विथ गुड इंटरेस्ट, राइट। सो इन सारी बातों को कौन देखता है, तो इन सारी बातों को यूनियन देखती है। ये जो ट्रेड यूनियन है वही देखती है। सो जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रिपेयर करोगे तब आपको ट्रेड यूनियंस के सारे टर्म्स को भी कंसिडरेशन में रखना पड़ता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट जाके आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नहीं कर सकते, राइट। सो ये सारी जो इंटरनल फैक्टर्स होती है वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, राइट। आई होप कि आपको अब सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो, राइट। सो अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ताकि मैं और एक्सप्लेनेशन आपको दे सकूँ, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।